मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केमटॉक्स विद विवेक सर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉलिड्स की। आज हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है और मैटर हमें कितने स्टेट्स में मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब केमिस्ट्री की बात जब भी हम शुरू करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, अब केमिस्ट्री अगर मैटर की स्टडी है तो सिर्फ मैटर की स्टडी क्यों है? तो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली ये है कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है। जी हाँ, सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है। एक तो मैटर, प्लैनेट्स, sun, stars, moon, mountains, rivers, trees, animals, plants, everything is made up of matter. Air is also made up of matter. But the other thing in universe is, the other thing is nothing. Nothing means vacuum. स्पेस। जी हाँ, तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड वैक्यूम। एंड टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स वी स्टडी मैटर एंड द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी मैटर, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर, एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दैट्स वाई केमिस्ट्री ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मैटर। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात सीपी के बारे में। सीपी मतलब मैं आपको कनॉट प्लेस के बारे में कुछ नहीं बताने वाला स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को फर्निश करते हैं, जिनसे मैटर बने होते हैं। जिस तरह से एक क्लास जो है वो स्टूडेंट्स की वजह से बनती है, एक क्लास जो है वो स्टूडेंट की वजह से फॉर्म होती है, उसी तरह से मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से फॉर्म होते हैं। और मैटर कोई भी हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, वो या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल और या फिर आयन से बने होते हैं। तो सॉलिड की बात करने से पहले सबसे पहले आज हम बात करेंगे मैटर की। और मैटर हमें मेनली 3 स्टेट्स में मिलता है। जी हाँ, मैटर मेनली हमें 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसा नहीं है कि मैटर हमें सिर्फ इन 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा भी कई और इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं जिनमें हमें मैटर मिलता है, जैसे कि प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, न्यूट्रॉन डीजनरेट मैटर स्टेट एंड क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट। लेकिन इन सभी में से सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसी होती हैं जो हमें डेली लाइफ में ऑब्जर्वेबल होती हैं, जिनको हम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस एंड फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट को अक्सर हम लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। इनफैक्ट प्लाज्मा स्टेट तो अर्थ पर अपने आप एग्जिस्ट भी नहीं करती। प्लाज्मा स्टेट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन लाइट्स, ये सभी प्लाज्मा के, और प्लाज्मा टेलीविज़न, ये सभी प्लाज्मा के स्टेट्स के एग्जाम्पल हैं। सन का कोरोना, स्टार्स और बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स जो इल्यूमिनेटेड मैटर होते हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मा स्टेट के। इन 4 के अलावा जो बाकी स्टेट्स होती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पर मिलती हैं, जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम डेंसिटी, एक्सट्रीम प्रेशर या एक्सट्रीम एनर्जी स्टेट्स पर ये मिलती हैं। लेकिन इन 4 में से हमारा फोकस जो है वो इन 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर पे होगा। यानी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस की, और उनमें से भी हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ डील करेंगे सॉलिड्स की, क्योंकि लिक्विड्स और गैस के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं क्लास 11th में। तो आइए कंपेयर करते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले बात करें अगर हम शेप और वॉल्यूम की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेप और वॉल्यूम की, तो सॉलिड्स वो होते हैं जिनकी शेप कैसी हो, डेफिनेट, और वॉल्यूम भी कैसा हो, डेफिनेट। जी हाँ, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जबकि लिक्विड वो होते हैं जिनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। शेप कैसी होती है? इनडेफिनेट। लेकिन वॉल्यूम कैसा होता है स्टूडेंट्स? डेफिनेट। जी हाँ, 2 लीटर कोक को अगर हम लोग बॉटल से ग्लास में डालेंगे तब भी उसका वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन हाँ, शेप ज़रूर चेंज हो जाएगी। जबकि बात करें गैस की, तो गैस वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें मैटर की ना ही शेप डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जी हाँ, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम, और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। अट्रैक्शन मैक्सिमम तो जो स्पेस है वो मिनिमम, अट्रैक्शन मिनिमम या नेग्लिजिबल तो स्पेस जो है इंटरमॉलिकुलर वो मैक्सिमम। एक बात और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं कहता हूँ खूंटे में बंधी हुई गाय।
क्या वो कहता हूँ मैं, खूंटे में बंधी हुई गाय। जिस तरह से एक गाय खूंटे के अराउंड बंधी रहती हैं और या तो उसके अराउंड वो रिवॉल्व कर सकती हैं या बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर सकती हैं, वैसे सॉलिड के पार्टिकल्स भी एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं। खूंटे का मतलब स्टूडेंट स्टेक और टेंट स्टेक कहते हैं इसे इंग्लिश में। जी हाँ, तो सॉलिड के पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन के अराउंड या तो रिवॉल्व करते हैं या तो वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन कैसी होती है, उनको हम कैसा मानते हैं, स्टेशनरी। वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो रिवॉल्व और वाइब्रेट कर रहे हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स को मैं खुली हुई गाय कहता हूँ, सॉलिड के पार्टिकल्स को खूंटे में बंधी हुई गाय, लिक्विड के पार्टिकल्स को खुली हुई गाय। खुली हुई गाय क्यों कहा, क्योंकि गाय क्यों बोला मैंने, क्योंकि काव इज़ ए वेरी काम एनिमल। जी हाँ, काव बहुत ही काम एनिमल होती है। हमने अक्सर हिंदी फिल्मों में देखा है स्टूडेंट्स, जब लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते हैं तो लड़की वाले जो हैं वो अक्सर लड़के वालों से कहते हैं कि मेरी बेटी तो बिल्कुल गाय की तरह है। गाय की तरह क्यों, बिकॉज काउ इज़ ए वेरी, गाय नहीं होती वो, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि काउ इज़ ए वेरी काम एनिमल। तो मैंने इसीलिए कहा लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हैं, वो एक खुली हुई गाय की तरह हैं, क्योंकि जिस तरह से गाय जो है वो फ्रीली मूव करती है खुली हुई, और लेकिन कामली मूव करती है, दे आर नेवर इन हरी, शी इज़ नेवर इन हरी। वैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स भी फ्रीली मूव करते हैं बट दे आर नेवर इन हरी। लेकिन गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो वो एक पागल सांड की तरह होते हैं, इसीलिए मैं गैस के पार्टिकल्स को पागल सांड कहता हूँ। क्योंकि अगर किसी पागल सांड को हमने किसी रूम में बंद कर दिया तो वो क्या करेंगे, दे कोलाइड विद दी वॉल्स, है ना, वॉल्स ऑफ द रूम। ऐसे ही अगर हम लोग गैस के पार्टिकल्स को बंद कर देंगे किसी कंटेनर में तो दे कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसीलिए गैस के पार्टिकल्स को मैं पागल सांड कहता हूँ, गाय कहता हूँ, खुली हुई गाय कहता हूँ लिक्विड के पार्टिकल्स को, और सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं खूंटे में बंधी हुई गाय बोलता हूँ। इस बात से हम लोग अगर ये हम समझ रहे हैं, इस तरह से हम इनका मोशन समझ पा रहे हैं, और इसकी मदद से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज़ में को अक्सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात और स्टूडेंट, क्यों इनकी शेप डेफिनेट है, आप इससे समझ सकते हैं, खूंटे में बंधी हुई गाय से समझ सकते हैं। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइड टू ए फिक्स पोजीशन, ए मीन पोजीशन। क्यों लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो टाइड नहीं है फिक्स पोजीशन से, वो फ्री हैं मूव करने के लिए, उनकी शेप डेफिनेट नहीं है, इसलिए उनकी शेप इंडेफिनेट है। और गैस की पार्टिकल्स की भी शेप, या गैस की भी शेप डेफिनेट क्यों नहीं है, यानी जब मैटर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी शेप डेफिनेट क्यों नहीं है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स भी फ्री हैं मूव करने के लिए, इसलिए उनकी शेप डेफिनेट नहीं है। एक बात और स्टूडेंट्स, सॉलिड जो है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है, जगह नहीं है, बीच में गैप नहीं है, इसीलिए सॉलिड जो है वो कंप्रेसिबल नहीं होता। लेकिन लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स में के बीच में जो स्पेस है वो है, लिक्विड में कम है, इसलिए लिक्विड थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, और गैस में स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए गैस के पार्टिकल जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेस करेंगे तो वो बन जाएंगे लिक्विड, और अगर और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या बन जाएंगे, सॉलिड। इसलिए हम ऐसा कहते हैं पार्टिकल जो हैं वो नॉन कंप्रेसिबल हैं, जबकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल दोनों ही कैसे हैं, कंप्रेसिबल हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड। रिजिड क्यों होते हैं, उसका कारण भी यही है, खूंटे में बंधे हुए पार्टिकल हैं, क्योंकि वो फिक्स पोजीशन से बंधे हुए हैं इसलिए उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, और इसलिए सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड। जबकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल दोनों ही फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, खुली हुई गाय और पागल सांड दोनों ही फ्री हैं और दोनों ही मूव कर सकते हैं, इसीलिए लिक्विड और गैस दोनों ही के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और सॉलिड के फ्लो नहीं करते, इसलिए सॉलिड रिजिड है और ये दोनों फ्लूइड हैं। और क्योंकि फ्लो करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल फ्री हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग फ्लूइड्स कहते हैं, लिक्विड को भी और गैस को भी। ये तो हमने बात की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि 3 मोस्ट कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं, जो आपस में लड़कर ये डिसाइड करते हैं कि मैटर हमें कौन सी स्टेट में मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर 2 फैक्टर्स आपस में एक दूसरे से फाइट करते हैं, जैसे WWE में फाइटिंग होती है, रेसलिंग होती है, 2 फाइटर्स लड़ते हैं टाइटल के लिए, जो जीतता है उसको टाइटल मिलता है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। कुछ ऐसे ही यहाँ पर 2 फाइटर्स हैं, 2 ओपोनेंट्स हैं जो आपस में लड़ते हैं, और जिनके लड़ने की वजह से, जिनकी लड़ाई के रिजल्ट की वजह से मैटर की स्टेट डिसाइड होती है। पहले फैक्टर का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है क्लोजनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए। ये क्या करता है, कोशिश करता है पास लाने की, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, सीपी। फिर मैं सीपी बोल रहा हूँ, कनॉट प्लेस मत जाना स्टूडेंट्स, यहीं पर रहना जहाँ जहाँ आप अपने अपने घर में रहना, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करता है। जबकि दूसरा ओपोनेंट है इसका, जो इससे लड़ाई करता है, जो इससे लड़ता है, जो इसको अपोज करता है, वो है थर्मल एनर्जी, और ये रिस्पॉन्सिबल है फारनेस, दूर करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर करने के लिए ये कोशिश में लगा रहता है। अब इन दोनों में जो जीतता है वो डिसाइड करता है मैटर हमें कौन सी स्टेट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीत गया और थर्मल एनर्जी हार गई, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है, तो मैटर हमें मिलेगा सॉलिड स्टेट में। जी हाँ, मैटर हमें मिलेगा सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम है और थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो मैटर हमें मिलेगा गैस स्टेट में। आप खुद सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी दोनों के बीच में टाई हो गया है, तो मैटर हमें मिलेगा लिक्विड स्टेट में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही डिसाइड करेगा मैटर सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो मूवमेंट इस तरफ से होगी, मतलब अगर कोई मैटर जो है वो गैसियस स्टेट में है और उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी बढ़ रही है तो मूवमेंट इस तरफ होगी, यानी अगर मैटर सॉलिड स्टेट में है और उसके पार्टिकल्स के बीच में थर्मल एनर्जी बढ़ गई है, हीट कंटेंट बढ़ गया है, तो मूवमेंट जो होगी वो इस तरफ होगी, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर लिक्विड में और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा। यानी थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों मिलकर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही ये डिसाइड कर रहा है कि मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। सॉलिड्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग एक बेसिस लेते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स किसी ना किसी बेस की ज़रूरत होती ही है। हमें धर्म, कास्ट, ज़ात, मज़हब किसी न किसी बेसिस पर बांट दिया जाता है और हम लोग निकल पड़ते हैं। वैसे ही, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, वैसे ही सॉलिड्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग एक बेस लेते हैं और वो बेस होता है नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जी हाँ, तो सॉलिड्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग जो बेस लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट का नेचर क्या है, और इसके हिसाब से सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरा जिसे हम कहते हैं अमॉर्फस। अब बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें अरेंजमेंट जो हो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का वो कैसा हो, डेफिनेट हो, जबकि अमॉर्फस में डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ना मिले। यानी अगर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिले इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जबकि अगर अरेंजमेंट में डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ना मिले, कैसा मिले, इर्रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिले, कैसा मिले स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिले, तो उसे हम कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेट रखे गए हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल इंटरवल पर रखे गए हैं। ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। जबकि इनडेफिनेट या इरेगुलर अरेंजमेंट की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पार्टिकल्स हैं वो इक्वल गैप पर या इक्वल इंटरवल पर नहीं रखे गए हैं इक्वल इंटरवल पर। ये ज्योमेट्री बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं कहलाएगी। तो ये डेफिनेट ज्योमेट्रिकल का एग्जाम्पल हुआ। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किस तरह से वो इक्वल इंटरवल पर रखे गए हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न का। मैं एक बार जो कमिटमेंट कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, है ना। एकदम ट्रू सॉलिड है ना, सलमान खान के डायलॉग्स बिल्कुल। तो क्या एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना। वैसे ही डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलता है किसमें, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं। होने को अमॉर्फस भी सॉलिड ही है, लेकिन क्योंकि इनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल नहीं मिलता, रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलता है, इसीलिए ये क्या हैं, नकली हैं, स्यूडो हैं। तो इसीलिए इन्हें हम लोग स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं मिलता। एक बात और, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अमॉर्फस सॉलिड का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ग्लास होता है। और अगर हम किसी पुराने ग्लास को देखें किसी विंडो पेन में लगे हुए, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, अगर हम किसी पुराने ग्लास को देखें किसी पुराने विंडो पेन में लगे हुए, तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे जो बेस है उससे तो वो थिक हो रहा है और जो टॉप है उससे वो थिन हो रहा है। क्या कहा मैंने, ऊपर से वो ग्लास जो है वो थिन हो रहा है और नीचे बेस पर वो ग्लास जो है वो थिक हो रहा है। क्यों, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम वहाँ पर क्या हुआ, वो ग्लास जो है वो फ्लो किया, बहा, फ्लो करके ग्लास जो है वो नीचे बहकर आ गया। बहना सॉलिड्स को शोभा नहीं देता। किसको शोभा देता है, लिक्विड्स को शोभा देता है। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ओवर द एंटायर रेंज जो ग्लास है वो फ्लो करता है, वो बहता है, बहुत स्लो बहता है, और उसके बहने को ऑब्जर्व करने के लिए उसके फ्लो करने को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक अच्छा ड्यूरेशन चाहिए, कई सालों का इंटरवल होना चाहिए, तभी हम उसके फ्लो करने को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्योंकि ट्रू सॉलिड हैं, उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, इसीलिए उनको एक शार्प और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो मेल्ट होंगे। जी हाँ, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही शार्प होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्टूडेंट, अगर आप मुझे अक्सर ब्लू कलर की शर्ट में देखेंगे या ब्लू कलर की ड्रेस में देखेंगे, तो वो ब्लू कलर जो है वो मेरी पहचान बन जाएगा, वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। उसके बाद आप जब भी ब्लू कलर देखेंगे तो आपको मेरी याद आएगी कि यार हाँ, सर जो हैं वो ब्लू पहनते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ के साथ होती है, जुड़ जाती है, तो वो चीज़ उसकी पहचान बन जाती है। जैसे रोमांटिक फिल्में और शाहरुख खान बॉलीवुड में, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ट्रू सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही शार्प होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे, उससे कम पे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, हाँ ज़्यादा पे तो हो ही जाएंगे। खैर, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रू सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही शार्प और कैरेक्टरिस्टिक होता है। जबकि अमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं है, शेप डेफिनेट नहीं है, पार्टिकल्स की शेप नहीं, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है ना, और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। किसी भी टेम्परेचर पर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, उसमें किसी पर भी वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेल्ट होना नहीं कहते क्योंकि स्यूडो सॉलिड्स हैं, फेक सॉलिड्स हैं, नकली सॉलिड्स हैं, इसलिए इनको हम लोग मेल्टिंग नहीं बोलते, इनको हम कहते हैं दे सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। तो ये हुए अमॉर्फस। स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस को बताने के लिए अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा मानते हैं कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स आते हैं, एक जो पूरे कोर्स के दौरान, पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो है वो रेगुलर है, जो कॉन्टीन्यूस है, जो अक्सर टाइम पर आता है और मोस्ट ऑफ द क्लासेस में आता है, प्रेजेंट रहता है। जबकि बी स्टूडेंट जो है, जो मोस्ट ऑफ द क्लासेस में वो प्रेजेंट नहीं रहता और छुट्टियां मारता है और टाइम पर नहीं आता, लेट आता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। अब जनवरी में मैंने अनाउंस किया कि स्टूडेंट्स फरवरी में मैं एक पीटीएम करूंगा, तो अपने अपने रिकॉर्ड्स सुधार लो, और ताकि जो पीटीएम है वो बेहतर हो जाए आप लोगों के लिए, उस पीटीएम से आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तो ये सुनकर जो बी है, जो अक्सर इरेगुलर था, उसने क्या किया, डर के मारे कि अब पोल पट्टी खुल जाएगी, उसने रेगुलर आना शुरू कर दिया। लेकिन कब, आफ्टर जनवरी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि ए जो है वो इरेगुलर हो गया, बीमार पड़ गया, कोई भी कारण था जिसकी वजह से ए जो है वो उतना रेगुलर नहीं आ सकता था जनवरी के बाद। अब फरवरी में क्या हुआ, पीटीएम हुई और ए के भी पेरेंट्स आए और बी के भी पेरेंट्स मेरे पास आए। अब क्या ए के पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा कि वो इरेगुलर है? नहीं, क्योंकि ए जो है ज़्यादातर टाइम जनवरी तक वो मेरे पास कैसा था, रेगुलर था। वो कैसा मिलता था, ऑर्डर में मिलता था, तो वहाँ पर रेगुलरिटी जो थी वो लॉन्ग रेंज में थी। हाँ, इरेगुलरिटी आई, लेकिन वो इरेगुलरिटी जो थी शॉर्ट रेंज में थी। तो मैं शॉर्ट रेंज को नहीं देखूंगा ना स्टूडेंट्स, मैं तो लॉन्ग रेंज को देखूंगा। तो ए स्टूडेंट जो है कैसा है, उसमें लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी मिली। लेकिन बी ने क्या किया, अनाउंसमेंट के बाद से रेगुलर आना शुरू कर दिया, अच्छे से प्रॉपर वेल ड्रेस्ड आने लगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर। लेकिन क्या मैं उनके पेरेंट्स को ये बोल दूंगा कि वो रेगुलर है? नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज में रेगुलर है और ए जो है वो लॉन्ग रेंज में रेगुलर है। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो ऑर्डरली बिहेवियर है, जो ऑर्डरली जो अरेंजमेंट है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो लॉन्ग रेंज में मिलता है। थोड़ा बहुत रीजन ऐसा हो सकता है जहां पर वो डेफिनेट ना हो, लेकिन लॉन्ग रेंज में देखने को ये मिलता है कि उसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, ऐसा नहीं है अमॉर्फस सॉलिड ने कसम खा रखी है कि उसमें ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, उसमें भी ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन वो ऑर्डर जो है बड़े रेंज में नहीं होगा, मेजर पोर्शन में नहीं होगा, माइनर रीजन में होगा, और ऐसे को हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और वो माइनर रीजन जो अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज में मिलेगा, उस माइनर रीजन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइट। जी हाँ, वो माइनर रीजन जो अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात करें, तो इस अरेंजमेंट को अगर हम डेफिनेट माने इसके रिस्पेक्ट में, तो ये अरेंजमेंट अगर हम मानते हैं कि डेफिनेट है, तो ये रीजन क्या है, क्रिस्टलाइट है, और ये सॉलिड क्या हुआ टोटल, ये अमॉर्फस हुआ। तो इसमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न
बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, थोड़ा है, शॉर्ट रीजन में है, लेकिन इसमें ज़्यादातर रीजन में देखने को मिल रहा है कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। दैट्स वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन टू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और वो शॉर्ट रेंज जो अमॉर्फस सॉलिड्स में मिलता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटते हैं तो किसी शार्प टूल से, है ना, क्योंकि बिना शार्प टूल से तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काट ही नहीं सकते, तो किसी शार्प टूल से जब हम कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो काटने के बाद जो स्मूथ जो सरफेस मिलती है वो कैसी हो? स्मूथ हो और सिमिलर हो। ऑन cutting with a sharp tool, if two newly generated surfaces, two newly formed surfaces are smooth and similar, then the solid is known to have cleavage property। और ऐसा कौन करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड करते हैं। लेकिन अमॉर्फस की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम काटते हैं तो जो सरफेस मिलती है वो स्मूथ और सिमिलर नहीं होती, थोड़ी रफ सरफेसेस होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन टू हैव या डोंट हैव व्हाट? क्लीवेज प्रॉपर्टी। अमॉर्फस सॉलिड्स डोंट हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई घड़ी डिटर्जेंट केक नहीं है। जी हाँ, ये एक रबर है और मैं इसको एक शार्प टूल से कट करने वाला हूँ। क्या करूँगा इसे? मैं एक शार्प टूल से इसे कट करूँगा, और कट करने के बाद मैं देखूँगा कि जो दो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस हैं वो स्मूथ और सिमिलर हैं क्या। और ये आप लोग भी देखकर बताएं स्टूडेंट्स कि जो दो सरफेसेस मिली हैं क्या ये स्मूथ और सिमिलर हैं? नहीं हैं, ये स्मूथ और सिमिलर नहीं हैं। इसीलिए रबर जो है एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन का है या अमॉर्फस हैं, दे डोंट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ग्लास बताया, अमॉर्फस में बताया, रबर बताया, अमॉर्फस में बताया, लेकिन क्रिस्टलाइन में कुछ भी नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन में तो मैं पूरे चैप्टर में बताने वाला हूँ ना, इसीलिए आज मैं अमॉर्फस की सारी कसर निकाल दूंगा, और क्रिस्टलाइन के बारे में तो पूरा चैप्टर रखा हुआ है हमारे पास। स्टूडेंट्स, अमॉर्फस का मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको, ग्लास। स्टूडेंट्स, ग्लास की कटिंग से हम सभी लोग फैमिलियर हैं, हमने देखा है ग्लास जब कट होता है तो उसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ नहीं होती, और क्योंकि उसमें शार्प एजेस होती हैं उससे हाथ कटता है, और इसीलिए घरों में टेबल पर रखने के लिए या विंडो पेंस में लगाने से पहले ग्लास की रबिंग की जाती है स्टूडेंट्स, तब जाके वो ग्लास स्मूथ होता है, और आफ्टर रबिंग जाके वो स्मूथ होता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो किसका? अमॉर्फस सॉलिड का। अब हम बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक की, अगली प्रॉपर्टी की, जो कि होता है एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर और आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा बिहेवियर शो करते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, वो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो वो आइसोट्रॉपिक बिहेवियर करते हैं शो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर, क्लीवेज प्रॉपर्टी और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तीनों की डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक बिहेवियर की, और इस अरेंजमेंट को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किसकी बात पहले करने वाला हूँ। ये एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, और डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है यानी ये अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसा बिहेव करते हैं? आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक। तो स्टूडेंट, सही जवाब है, आपने सही जवाब दिया है, एनाइसोट्रॉपिक। जी हाँ, हम बात करेंगे एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर की। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम देख पाएँ तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एटम्स की जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, उनकी एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट हम देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। तो सबसे पहले उनकी अरेंजमेंट हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, जबकि दूसरी डायरेक्शन में अगर हम देखें उनकी अरेंजमेंट तो हमें नज़र आएगी उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है इसको मैंने नाम दिया ए बी, जबकि इस डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है इसको मैंने नाम दिया सी डी। और आप ही मुझे देखकर बताइए, क्या ए बी इक्वल है सी डी के? तो मुझे लगता है आप लोग जवाब दे रहे हैं नहीं, ए बी सी डी के इक्वल नहीं हैं,
क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंटली अरेंज्ड हैं। इसीलिए जब उनकी लेंथ मेज़र की जाती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, किनकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो उनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ए बी जो है वो इक्वल नहीं है सी डी के। इसीलिए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करते हैं किस पर? लेंथ पर, जब मेज़र की जाती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अलग अलग डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो उनकी वैल्यू सेम नहीं मिलती, अलग मिलती है। यानी वो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो लेंथ पे डिपेंड करती है, अगर इस डायरेक्शन में हम वैल्यू मेज़र करेंगे तो कुछ और मिलेगी, और इस डायरेक्शन में अगर हम मेज़र करेंगे तो कुछ और मिलेगी। किसकी? किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो लेंथ पर डिपेंड करती है। और उन इस बर्ताव को, इस स्वभाव को हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। दो एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जी हाँ, तो कोई हमसे पूछेगा व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर, तो हम कहेंगे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हेनेवर मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देयर वैल्यूज आर फाउंड टू बी डिफरेंट एंड दैट बिहेवियर इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऐसे ही हम लोग एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम फाइंड आउट करें अगर वाई एक्सिस पर, किन्हीं भी दो डिफरेंट एक्सेस पर, किन्हीं भी दो डिफरेंट डायरेक्शन में हम लोग मेज़र कर रहे हैं लेंथ, तो हम किन्हीं भी दो डायरेक्शन में अगर मेज़र करें, इनको भी नाम दें ए बी एंड सी डी। आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट डायरेक्शन में एटम्स जो हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हैं, है ना। डिफरेंट डायरेक्शन में एटम्स जो हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हैं, और क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में एटम्स डिफरेंटली अरेंज्ड हैं तो उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शन में। और इसीलिए वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो लेंथ पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मैंने एक नाम लिया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L ओवर A होता है स्टूडेंट। ये क्या है? लेंथ है, ये लेंथ पे डिपेंड करती है, और इनकी लेंथ जो है डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग है। और कोई आपसे पूछेगा एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर का रीज़न क्या है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ अरेंजमेंट, दैट्स वाई दे शो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। और एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर होता क्या है? सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेनेवर मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देयर वैल्यूज आर फाउंड टू बी डिफरेंट, एंड दिस बिहेवियर शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत ही रैंडम होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? रैंडम होती है, इरेगुलर होती है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का वो अलग अलग एक्सेस पर डिफरेंट होगा। जी हाँ, अगर हम इस एक्सेस पर बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल्स का अलग होगा, अगर हम किसी और एक्सेस पर बात करेंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। इसीलिए हम लोग पर्टिकुलरली पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का मेजरमेंट्स को ना लेकर हम उन मेजरमेंट्स की एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? एवरेज ले लेते हैं, और हम वो एवरेज किसी भी डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, हम क्या ले रहे हैं? मेजरमेंट्स की जो कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी मेजरमेंट्स का एवरेज ले रहे हैं। और इसीलिए एवरेज तो स्टूडेंट हर डायरेक्शन में सेम ही आएगी ना, इक्वली आएगी ना। इसीलिए यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो लेंथ पर डिपेंड करती हैं अमॉर्फस सॉलिड्स में, उनकी वैल्यू आप किसी भी डायरेक्शन में ले लें, किसी भी एक्सेस पर ले लें, वो क्या आएगी? सेम आएगी। और इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वो आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। कैसा बिहेवियर शो करते हैं? आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। एक बार फिर बताता हूँ स्टूडेंट्स कि अमॉर्फस सॉलिड्स में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है बहुत ही रैंडम होती है, और इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का वो अलग अलग एक्सेस पर डिफरेंट होता है, अलग होता है, और जिसकी वजह से हम लोग पर्टिकुलर मेजरमेंट्स ना लेकर उन मेजरमेंट्स का एवरेज लेते हैं, और एवरेज तो हर डायरेक्शन में सेम ही आएगा। दैट्स वाई whenever measured along different direction of arrangement of constituent particles, the values of physical properties of what? Amorphous solids is found to be same. That is why amorphous solids are known to have isotropic behavior. स्टूडेंट्स, ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे पूछी जाती है कि व्हाट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या व्हाट इज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो
क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फाउंड इन लॉन्ग रेंज। जी हाँ, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो कैसा मिलता है हमें, लॉन्ग रेंज में, ज़्यादातर रेंज में, मेजर रीजन में। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न मिलता है वो शॉर्ट रेंज में मिलता है, और इसीलिए हम उसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट जो होता है अमॉर्फस सॉलिड्स में वो कैसा होता है, इर्रेगुलर। स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। कौन शो करता है स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो होता क्या है क्लीवेज प्रॉपर्टी, ऑन कटिंग विद द शार्प टूल टू न्यूली जनरेटेड सर्फेसेस फॉर्म्ड आर स्मूथ एंड सिमिलर। और अगर कोई सॉलिड ऐसा बिहेव करेगा कटिंग करने के बाद शार्प टूल से, उसकी सर्फेसेस जो मिलेंगी वो स्मूथ और सिमिलर मिलेंगी, तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे कि वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। और कौन शो करता है स्टूडेंट्स क्लीवेज प्रॉपर्टी, दुनिया जानती है अब तो। कौन शो करता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब स्टूडेंट कौन शो नहीं करता, अमॉर्फस सॉलिड। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं। मुझे लगता है अब आप लोग ये गैस कर सकते हैं बड़े आराम से, अब आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स क्यों क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्यों कटिंग करने के बाद जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, मैंने करके भी दिखाया था आप लोगों को, रबर को काट के दिखाया था मैंने, तो क्यों कटिंग करने के बाद जो दो न्यूली जनरेटेड सरफेस होती हैं वो अमॉर्फस में स्मूथ और सिमिलर नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन में स्मूथ और सिमिलर होती हैं। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर ही। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ यूजेस के बारे में। अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल का रोल प्ले करता है। अब आप कहेंगे सर हम तो सिर्फ अमॉर्फस के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल और उसके यूजेस तो आपने बताए नहीं। स्टूडेंट, ये पूरा चैप्टर जो है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर बेस्ड है, उन्हीं पर डिपेंडेंट है, और इसके एग्जाम्पल्स हम लोग बार बार जगह जगह देखते ही रहेंगे। इसीलिए हम लोग अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में बात करके अमॉर्फस सॉलिड्स को यहीं पर विदा कर देंगे, और फिर आगे हम लोग पूरी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स की। सबसे पहला यूज़ जो होता है अमॉर्फस सॉलिड्स का, अमॉर्फस सॉलिड जो है वो फॉर्म करते हैं इनऑर्गेनिक ग्लासेस, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्लासेस जो होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। जी हाँ, अब ये काम कहाँ पर आते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, ये हाउसवेयर्स में काम आते हैं, और ये लेबोरेटरी के मटेरियल्स और लेबोरेटरी वेयर्स बनाने के काम आते हैं। स्टूडेंट, सेकंड यूज़ ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो हम जानते हैं रबर, और रबर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल है। किस काम आता है स्टूडेंट्स, तो ये टायर बनाने के काम आता है, शूज़ बनाने के काम आता है, सोल्स बनाने के काम आता है, और भी बहुत काम आता है, और कई बार तो केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त काटने के भी काम आता है, देख ही लिया होगा आपने। स्टूडेंट्स, लार्ज वैरायटी ऑफ प्लास्टिक, या कई तरह के प्लास्टिक भी हैं, वो अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर ही आते हैं, और हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, कितना ज़रूरी रोल प्ले करते हैं, है ना। तो थर्ड यूज़ क्या है, ए नंबर ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। स्टूडेंट, फोर्थ बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जो अमॉर्फस सॉलिड हमारे काम आता है वो है अमॉर्फस सिलिका। ये एक फोटोवोल्टेइक मटेरियल होता है, फोटोवोल्टेइक मटेरियल, फोटो मीन्स लाइट, वोल्टेइक मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, है ना। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। यानी ये कहाँ पर यूज़ होता है, फोटोवोल्टेइक सेल्स में, यानी सोलर सेल्स में हम इसे यूज़ करते हैं। किसको, अमॉर्फस सिलिका को। स्टूडेंट्स, अब हम अमॉर्फस सॉलिड्स को अलविदा कर चुके हैं, और अब हम पर्टिकुलरली पूरे चैप्टर में ही, आज के बचे हुए वीडियो में भी और आगे पूरे चैप्टर में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और यहाँ पर भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई बेस होगा। तो यहाँ पर क्या बेस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या है और वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं जो उनके बीच में काम कर रही हैं। इस हिसाब से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट, और इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर की बात करें तो मॉलिक्यूलर 3 तरह के होते हैं, पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड।
सिर्फ मॉलिकुलर के ही 3 वेरिएंट्स होते हैं, बाकी सारे अपने आप में इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं ये क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट। और कोवलेंट को हम लोग नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। और मॉलिक्यूलर 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर की। स्टूडेंट्स, नॉन पोलर और पोलर को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक पोलर और एक नॉन पोलर। जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। जबकि नॉन पोलर की बात करें तो वहाँ पर नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट। जी हाँ, तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता मतलब जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक और हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, तो जितना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन खींच रहा है उतना ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये हाइड्रोजन भी खींच रहा है। इसीलिए दोनों एटम्स के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगी और किसी पर भी पोल नहीं बनेगा। और ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स को हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी 2 एटम्स के बीच में, जैसे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, हम जानते हैं क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जितना राइट में प्लेस होता है पीरियोडिक टेबल में और जितना ऊपर प्लेस होता है पीरियोडिक टेबल में, उतना ज़्यादा कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हम जानते हैं क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप में रखा गया है, 17 ग्रुप में रखा जाता है, हैलोजेंस में रखा जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। जबकि हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के अराउंड एक चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के अराउंड एक चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के अराउंड क्यों है? क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी क्या होंगे? एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? एटम्स होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। एटम्स जैसे कि नोबल गैसेस और मॉलिक्यूल जैसे कि H2, I2, O2, इस तरह से जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो। जबकि पोलर की बात करें तो पोलर के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे स्टूडेंट्स? पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। कौन होंगे? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर का जैसे कि सॉलिड CO2, आर्गन H2 और I2। आर्गन क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस एटम हैं। अब बात करें पोलर की, पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो जैसे कि HCl मैंने आपको एग्जांपल दिया, SO2 मॉलिक्यूल और दूसरे। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल का एक्सट्रीम केस होता है। और जब दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, ये कब होता है? जब हाइड्रोजन और फॉन आपस में अटैच्ड हों। कौन कौन स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन एंड फॉन के बीच में, फॉन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक हो और एक हाइड्रोजन हो और ये आपस में जुड़े हुए हों और आपस में जुड़कर ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो। तो इस तरह के इंटरेक्शन को, इस तरह की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर इंटरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरेक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। और कौन होंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स? तो पोलर मॉलिक्यूल्स ही होंगे। लेकिन वो पोलर मॉलिक्यूल किसके बीच में बनेंगे? हाइड्रोजन एंड फॉन के बीच में। फॉन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही 3 क्यों? क्योंकि दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नोन। इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई और नहीं होता। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो H2O देख पा रहे हैं, O और H के बीच में, और NH3 N और H के बीच में, है ना। और H2O कौन सा? आइस, क्योंकि हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं आयनिक की। तो आयनिक नाम से मालूम चल रहा है इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन होंगे स्टूडेंट? आयंस। कौन होंगे स्टूडेंट? आयंस। आयंस कौन कौन? 2 तरह के आयंस होते हैं स्टूडेंट, कैटायंस
एंड अनायंस। तो आयनिक के कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन होंगे? आयंस। अब किस में मिलेंगे आयनिक कंपाउंड? कौन होते हैं? जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सॉलिड, वो सब के सब क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जितने भी सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। पूरा नाम तो यही होगा ना, जैसे विजय दीनानाथ चौहान है ना, सचिन रमेश तेंदुलकर, सौरव चंडीदास गांगुली, जिस तरह से पूरे नाम हैं वैसे ही इसका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होगा स्टूडेंट? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तो कुछ ऐसे हो गया ना, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, शक्तिमान, नाम तो सुना ही होगा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके पूरे नाम इस तरह से होंगे। तो आयनिक का एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट? सारे सॉल्ट्स जैसे कि NaCl, MgO, ZnS, MgSO4, ये सब एग्जाम्पल होंगे आयनिक के। अभी बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेनिस बॉल को गीला करेंगे और उसको सूखी मिट्टी में डाल देंगे। छी छी, कितनी गंदी बातें करते हो तुम लोग। चलो कुछ अच्छी बात करते हैं। तो एक और तरह से हम इसे समझ सकते हैं। मैंने इस बार क्या किया, कोई मैग्नेटिक बॉल ली और उसको आयरन स्क्रैप्स में डाल दिया। क्या हल होगा स्टूडेंट? आप समझ सकते हैं। ऐसे ही मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं। एक लार्ज पॉजिटिव मेटल आयन होता है और उसके आसपास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी मतलब आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लार्ज पॉजिटिव मेटल आयन और उसके आसपास सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट पार्टिकल होता है किसका? तो मेटालिक सॉलिड का। एग्जाम्पल सारे मेटल्स होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी, क्योंकि वो कैसा होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए लिक्विड। और हम तो बात कर रहे हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो मर्क्यूरी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। और बाकी सारे मेटल्स होंगे। लॉयज़ भी इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट, किसके? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्रिस्टलाइन सॉलिड की और उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की। फोर्थ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कोवलेंट और नेटवर्क। नाम से ही मालूम चल रहा है नेटवर्क। इट इज़ अ जायंट मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से बनता है और उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट फोर्सेस काम करती हैं। बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करने से एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉलिक्यूल बनता है, एक बहुत ही बड़ा जायंट नेटवर्क ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनता है और उसको हम बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल क्या होंगे स्टूडेंट? जायंट की बात आ रही है, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, तो डायमंड और ग्रेफाइट नहीं आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? सिलिका भी होगा, सिलिकॉन कार्बाइड भी होगा, सिलिका भी होगा, क्वार्ट्ज जिसे हम कह रहे हैं। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं इनके बीच में काम करने वाली फोर्सेस की, कि कौन कौन सी फोर्सेस इनको बाइंड कर रही है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वो कौन सी बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो इनके बीच में काम करती हैं। तो सबसे पहले नॉन पोलर एटम्स हैं। स्टूडेंट, नॉन पोलर हैं यार? अरे यार, नॉन पोलर एटम्स हैं। अरे हाँ, तो वीकेस्ट इंट्रैक्शन होगी, टेम्परेरी डायपोल्स बनेंगे। कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो क्या होगा? टेम्परेरी डायपोल्स बनेंगे और जहाँ पर टेम्परेरी डायपोल्स बनते हैं, मोमेंटरी डायपोल्स बनते हैं, तो उस इंट्रैक्शन को हम लोग लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। तो कौन सी इंट्रैक्शन काम करेगी स्टूडेंट्स? लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, पोल्स। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डायपोल डायपोल, कौन सा? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन काम करेगी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे नाम से मालूम चल रहा है मेरे भाइयों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। क्यों? ये एक्सट्रीम केस है। और साथ में बहनों भी, बुरा मत मानना बच्चों, ये मत सोचना कि मैं बॉयज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ ज़्यादा। तो भाइयों और बहनों दोनों। तो हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो इसके बीच में कौन सी इंट्रैक्शन होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब होगी? मैंने बताया हाइड्रोजन और फॉन के बीच में, जब डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगी। जी हाँ, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन अपने पीक पर, अपने टॉप पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और वो पीक कब हासिल होता है? जब डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हाइड्रोजन और फॉन में से किसी एक एटम के बीच में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बन रही हो। तो इसमें लंडन फोर्सेस, इसमें D2 का मतलब धूम 2 या डॉन 2 बिल्कुल नहीं है। D2 का मतलब डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। आयन्स हैं स्टूडेंट्स, कौन है?
आयन्स हैं। एक पॉजिटिव पोल आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो ये एक जाइंट, ये भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है, ये भी लैटिस होता है। एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल को खींच रहा होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव पोल, एक पॉजिटिव आयन, पोल नहीं बोलते इसे, एक पॉजिटिव आयन जो है वो एक नेगेटिव आयन को खींच रहा होता है अपनी तरफ, और ऐसे ही सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव आयन जो हैं वो बिजी होते हैं। और जहाँ पर एक पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, ऐसी इंट्रैक्शन को हम लोग कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। कौन सी? कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पर पार्शियल चार्जेस इन्वॉल्व नहीं हैं, यहाँ पर पूरे मैच्योर आयन्स हैं जो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। कैटायंस और अनायंस हैं, कैटायन अनायन को खींच रहा है, अनायन कैटायन को खींच रहा है, और हर एक कैटायन और हर एक अनायन जो है वो बिजी है, वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इससे क्या होता है हम आगे बात करेंगे। अब बात करें मेटालिक की। मैंने क्या बताया था, एक लार्ज पॉजिटिव मेटल आयन है सराउंडेड बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो स्टूडेंट इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं, एक बहुत ही खास किस्म की बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्डिंग। कोवलेंट है, नाम से ही मालूम चल रहा है। कौन सी इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट्स? कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में और कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में कौन कौन सी बाइंडिंग फोर्सेस काम कर रही होती है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फिजिकल नेचर की, और हम जानते हैं फिजिकल नेचर किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? बाइंडिंग फोर्सेस पर। जितनी वीक बाइंडिंग फोर्सेस उतनी सॉफ्टनेस, और जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस उतनी हार्डनेस। सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस में मिलती है? किस में मिलती है स्टूडेंट्स? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इसीलिए ये कैसे मिलते हैं हमें? बहुत ही सॉफ्ट। कैसे मिलते हैं हमें? बहुत ही सॉफ्ट। पोलर जो है इससे कुछ स्ट्रांग होती है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है इससे कुछ स्ट्रांग होती है, और इससे कुछ स्ट्रांग होती है, इसीलिए ये क्या होगा? ये वेरी सॉफ्ट है तो ये सॉफ्ट होगा, ये सॉफ्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है तो ये क्या होगा? ये भी सॉफ्ट होगा। अब बात करें कि ये तीनों क्या हैं? फिजिकल फोर्सेस। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताता हूँ, बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला फिजिकल बॉन्ड जिसे हम इंट्रैक्शंस कहते हैं, दूसरा केमिकल बॉन्ड जैसे कि आयनिक और कोवलेंट और कोऑर्डिनेशन, और तीसरा जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, वो मूवी 007 आएगी, 007 आएगी तो हम देख लेंगे। हमें पढ़ने 2 ही बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट और आयनिक। फिजिकल फोर्सेस हमें पढ़ने 2 ही तरह के बॉन्ड होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल बॉन्ड्स को हम लोग एक खास नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रैक्शंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंट्रैक्शंस। और इंट्रैक्शंस 6 तरह की होती हैं स्टूडेंट, जिनके बारे में हम क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में बात कर चुके हैं। तो वो 6 इंट्रैक्शन जो होती हैं स्टूडेंट्स वो वीक होती हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है फिजिकल इंट्रैक्शन से, फिजिकल बॉन्डिंग से। तो फिजिकल इंट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन केमिकल तो इनसे भी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इसीलिए ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। मेटालिक भी हार्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी और डक्टाइल भी। जबकि अगर मैं बात करूँ कोवलेंट की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसको फॉर्म करने में इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए इसके बीच में बहुत सारे तरह की मतलब बहुत सारे बाइंडिंग फोर्सेस भी काम करें उन बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसीलिए ये तो हार्डेस्ट हैं। दे आर वेरी हार्ड एंड वेरी ब्रिटल। सॉफ्ट सिर्फ एक ही होता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट। बाकी सारे काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इसके बारे में हमने ये जाना है भी कि हार्डेस्ट, बहुत ही हार्ड कौन है? कोवलेंट और नेटवर्क। और बहुत सॉफ्ट कौन है? नॉन पोलर। स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक बात और यहाँ पर ये आ रही होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जांपल आइस है, और आइस तो सॉफ्ट होती नहीं है, वो तो हार्ड होती है। स्टूडेंट्स ये सारी स्टेट्स हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, और हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पर आइस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस होती है। इसीलिए हमने बात की 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वैसे तो सॉलिड होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होते, इसीलिए क्योंकि इनके बीच में बहुत वीक इंट्रैक्शंस होती हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हमने वेरी सॉफ्ट, इसे फेयरली सॉफ्ट, आप सॉफ्ट भी कह सकते हैं और फेयरली सॉफ्ट भी कह सकते हैं, और ये सॉफ्ट हुआ।
ये बहुत ही सॉफ्ट हुआ, ये उससे थोड़ा कम और ये उससे थोड़ा कम, फिर और कम और कम और कम, इस तरह से हमने इनको अरेंज किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। स्टूडेंट, जैसे कि फिजिकल नेचर भी डिपेंड करती है पूरी तरह से किस पर, बाइंडिंग फोर्सेस पर, उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर, बाइंडिंग फोर्सेस पर। तो अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो डिस्पर्जन फोर्सेस वीकेस्ट हैं, और डिस्पर्जन फोर्सेस वीकेस्ट हैं, इसीलिए बहुत ही कम होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा? बहुत ही कम होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। पोलर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, फेयरली सॉफ्ट हुआ, या डाइपोल डाइपोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हुई, अब डाइपोल डाइपोल थोड़ी स्ट्रॉन्गर हुई तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फेयरली लो होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या था? वेरी लो, इसका फेयरली लो, इसका क्या था? वेरी लो, इसका फेयरली लो, इसका क्या होगा? लो। इसका कैसा होगा? लो होगा। और रूम टेम्परेचर पर तो ये मेल्ट नहीं होगा, रूम टेम्परेचर के पास मेल्ट होगा, रूम टेम्परेचर नीचे होगा लेकिन रूम टेम्परेचर के पास मेल्ट होगा। अब आयनिक की बात करें, बहुत ही स्ट्रांग होती है भाई, और रूम टेम्परेचर पर तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होगा, और रूम टेम्परेचर तो काफ़ी हाई होगा इसका, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। मेटालिक भी आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से काफ़ी ऊपर होता है, कईयों का तो बहुत ही ऊपर होता है स्टूडेंट्स। मेटेलिक बॉन्डिंग क्योंकि आयनिक से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। और उसके बाद कोवलेंट और नेटवर्क, भाइयों ज़रा हीरे को मेल्ट करो, ज़रा पता चले कि कितनी मेहनत लगेगी, क्या होगा, कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो तो बहुत ही हाई होगा, वेरी हाई होगा। तो ये वेरी लो, ये फेयरली लो, ये लो, ये हाई, ये फेयरली हाई, और ये वेरी हाई। क्या है ये? मेल्टिंग पॉइंट किसका? चारों तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, किनकी? इन चारों तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन पोलर हैं यार, एक तो इसमें पोल्स वैसे ही नहीं है और वीकेस्ट इंट्रैक्शन हो रही है, बहुत मोमेंटरी डायपोल्स बन रहे हैं, है ना। तो इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स कोई नहीं होते। स्टूडेंट, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को कंडक्टिव बनाने के लिए उसके लिए एक सीधी सी शर्त होती है कि उस मटेरियल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, फ्री चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए जो चार्ज को कैरी करें, जो चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन करें। और जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे चार्ज को एक प्लेस से दूसरी जगह पर, तो उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। कंडक्टिविटी के लिए सीधी सी कंडीशन ये होती है। नॉन पोलर में कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो नॉन पोलर कैसा होगा? इंसुलेटर होगा। पोलर में भी जितने पॉजिटिव पोल्स हैं वो नेगेटिव पोल से इंट्रैक्टेड हैं, जितने नेगेटिव पोल हैं वो पॉजिटिव पोल से इंट्रैक्टेड हैं, सबके सब पोल्स जो हैं आपस में इंट्रैक्टेड हैं। इसीलिए पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड दोनों में ऐसा ही होता है, इसीलिए दोनों में ही कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा और दोनों ही कैसे होंगे? इंसुलेटर होंगे। यानी सारे मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं तीनों के तीनों, वो कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, वो कंडक्टिव नहीं होते। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसको हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको बताया था जितने कैटायंस होते हैं वो एनायंस के साथ बिजी होते हैं, और जितने एनायंस होते हैं वो कैटायंस के साथ बिजी होते हैं। और इसीलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड बिल्कुल भी कंडक्टिव नहीं होते। लेकिन जब हम इन्हें मेल्ट कर देते हैं तो वो लैटिस ब्रेक हो जाता है, और कैटायंस भी और एनायंस भी दोनों ही फ्री हो जाते हैं। या अगर हम इन आयनिक कंपाउंड्स को पानी में मिला दें, एक्वस सॉल्यूशन बना दें, तब भी वो लैटिस ब्रेक हो जाता है, और जिसके से कैटायंस और आयंस दोनों फ्री हो जाते हैं उन दोनों ही केस में। यानी मॉल्टन स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी, दोनों ही स्टेट में आयनिक सॉलिड्स कंडक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये कंडक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये उस वक्त इंसुलेटर होते हैं, बट दे आर कंडक्टिव इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बताया स्टेट्स के बारे में और आयनिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी के बारे में, बहुत ध्यान दीजिएगा। अक्सर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्कूल एग्जाम्स हो और या फिर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हों। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मेटालिक की। मैंने बताया इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। अब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, एक बात और, मैंने इसमें एक बात और बताई कि इसके अंदर लार्ज पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं, इट विच इज़ सराउंडेड बाय ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ किया गया है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज कैरियर्स फ्री हैं, और चार्ज कैरियर फ्री होंगे तो कैसा होगा? ये बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव होगा। इसलिए वेरी गुड कंडक्टर होते हैं कौन? मेटालिक सॉलिड। जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब बात करें कोवलेंट और नेटवर्क की। स्टूडेंट, कोवलेंट और नेटवर्क क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपस में जब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोई चार्ज इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई फ्री चार्ज कैरियर है ही नहीं, और कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट क्या होता है? कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टिव नहीं होते। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसके बीच में, इसमें
इनमें एक विभीषण भी होता है जो लंका ढा देता है, और वो है ग्रेफाइट। स्टूडेंट, हम जानते हैं ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब हर एक कार्बन के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो फ्री टू मूव है, क्योंकि हम जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग। और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं दो ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी मिलती है। डायमंड में ऐसा नहीं हो पाता। डायमंड का पहले तो लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, और डायमंड में हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कार्बन के पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि मोबाइल होगा, और जिसकी वजह से डायमंड बिल्कुल भी कंडक्टिव नहीं होता। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर हैं। आयनिक सॉलिड इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में, बट वो कंडक्टिव है एक्वस और मॉल्टन दोनों ही स्टेट में। मेटालिक पूरी तरह से कंडक्टिव है भाई, इससे अच्छा कंडक्टिव कौन होगा। कोवलेंट और नेटवर्क कंडक्टिव नहीं होते, लेकिन इनमें एक विभीषण है, इनमें एक एक्सेप्शन है, और वो है ग्रेफाइट। वो भी क्यों है, क्योंकि इनके लेयर्स के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है। और आपने छोटी क्लासेस में कई एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल की जो टिप होती है कंडक्टिव होती है, पेंसिल की लीड जो है वो कंडक्टिव होती है। आपने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वो क्रिस्टलाइजेशन वो मेथड होता है जिसमें हम लोग किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसे क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज कॉल्ड, या क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड, नॉट ओनली सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन में स्टूडेंट्स दो ही चीज़ें होती हैं, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करना, या किसी भी सब्सटेंस को हीट करना और हीट करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना, हीट करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। इसके बाद जो होता है, उसके जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने से उसके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनने लगता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अचानक। तो स्टूडेंट्स, मुझे फिर से चलते चलते याद आ गई किसकी, अमॉर्फस सॉलिड्स की। आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर जो शीशे हैं, जो विंडो ग्लासेस होते हैं, वो कई बार वाइट नज़र आते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि गर्मियों में धूप पड़ने पर वो गर्म होते हैं, और रात को जब धूप ख़त्म होने लगती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है वो गर्म जो हुआ होता है ग्लास, वो ठंडा होने लगता है। और ये ऐसा कई सालों तक होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, रिपीटेडली होता रहता है, बार बार हीटिंग, बार बार कूलिंग, बार बार हीटिंग, बार बार कूलिंग। और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो अमॉर्फस पार्ट है वो कैसा होने लगता है, क्रिस्टलाइज होने लगता है, उसके अंदर भी डेफिनेट ज्योमेट्री मिलने लगती है काफ़ी पार्ट्स में, और इसी की वजह से जो ग्लास है वो मिल्की नज़र आने लगता है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि विंडो ग्लास ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की because due to heating during day and cooling at nights glass acquires some crystalline character। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि मैटर जो है वो कई डिफरेंट स्टेट्स में मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है। फिर हमने आगे पढ़ा कि सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं और किन बेसिस पर सॉलिड्स को हम डिवाइड करते हैं, और हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को डिफरेंशिएट किया, और उसके अमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ यूजेस को भी सुना और जाना। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और हमने देखा 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट, और हमने उनके बीच में उनके डिफरेंसेस को जाना। इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था और ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर पे बेस्ड कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो दूसरे एग्जाम्स हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगा जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केमटॉक्स। जय हिंद।